तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं बता दूं मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, तो भाई सबसे पहले मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्स और इंटरनेशनल टैक्सेशन का आंसर शीट मैं आपके सामने लेके आया हूं। मुझे 50 मार्क्स थ्योरी में मिले और अगर डिस्क्रिप्टिव में मिले, और एमसीक्यूज़ में मुझे 24 मार्क्स मिले। तो मुझे 74 मार्क्स आए थे। वन ऑफ द टफेस्ट पेपर कह सकते हैं डीटी को, जुलाई का, एसएमपी के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अच्छा पेपर था, बट 74 कैसे आए, आओ देखते हैं। चलो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन, मुझे फिफ्थ क्वेश्चन आता था, मुझे अच्छे से याद है। टीडीएस का क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था। पेपर का सबसे आसान एक ही क्वेश्चन था, वो ये क्वेश्चन था। उसको सबसे पहले मैंने किया। सबसे पहले इन्होंने टीडीएस में मेरे से ये पूछा था, मेरे को सेक्शन नहीं आता था, देख लो, प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 लिखा। एक मुझे 94A सेक्शन याद था, नोटिफाइड जुडिशियल एरिया का, तो एनजेए जिसको कहते हैं हम प्यार से। तो इसके बारे में मुझे पता था कि 30% टीडीएस कटता है, तो मैंने उसके बारे में लिख दिया था। तो पहले मैंने उसको एक्सप्लेन किया। मेरा हर पेपर में आप देखोगे इंटर से लेकर फाइनल तक एक ही प्रोसेस है। सबसे पहले सेक्शन के बारे में लिखना, सेक्शन नंबर नहीं याद तो प्रोविजंस ऑफ दैट एक्ट, ठीक है, ये वर्ड यूज़ करना। उसके बाद उसका क्वेश्चन से लिंक करना और उसके बाद उसका कंक्लूजन देना। इसके अलावा मैंने आज तक, चाहे डीटी का पेपर हो, आईडीटी का पेपर हो, किसी का भी पेपर हो, लॉ का पेपर हो, ऑडिट का पेपर हो, सेम मैंने पैटर्न यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद इन द गिवन केस आप देखोगे इतना था, मैंने अमाउंट कैलकुलेट करके बता दिया। एनजे, इफ़ द पेमेंट मेड टू एनजे, तो कितना अमाउंट होगा, 30%, मैंने ये बता दिया। मैंने एचईसी को भी इग्नोर नहीं किया है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एचईसी को भी आपको कंसिडर करना है। बहुत बच्चे एचईसी को इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर इन द सेंस भूल जाते हैं, तो जल्दबाजी में भूलना नहीं था, ठीक है। तो मैंने उसका सॉल्यूशन। उसके बाद तो भाई सिंपल टीडीएस के क्वेश्चन थे। 194H का क्वेश्चन था। यहाँ पर रेट, यहाँ पर प्रॉब्लम इस बार ये थी कि कोविड की वजह से रेट का जो था इशू था, इसलिए बच्चों का कई बार जो है मिस हो गया। कई बच्चे भूल गए थे कि रेट कम हुए थे उस डेट से, कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड तक 1.25% से रेट कम हुए थे, तो उसको ध्यान रखना था। बाकी यही टेस्टिंग करी थी आईसीए ने, तो 3.75% यहाँ पर रेट यूज़ हुआ, ठीक है। उसके बाद 192A ईपीएफ वाला, यहाँ पर मैंने यहाँ पर रेट कम नहीं हुआ था। अब ऐसे क्वेश्चन भी थे कहीं जगह रेट कम ही नहीं हुआ था, मतलब ऐसे सेक्शंस भी थे जहाँ रेट कम नहीं हुआ था कोविड की वजह से भी, तो ये उनमें से एक सेक्शन था। तो ये टेस्टिंग थी आईसीए की। फिर 194IA जो हमारा 50 लाख वाला होता है। उसके बाद बस यही क्वेश्चन था। तो इसमें आप मानोगे तो अच्छे मार्क्स मिले थे फिफ्थ क्वेश्चन में मुझे। फिफ्थ क्वेश्चन में मुझे आप देख सकते हो कि 47.5 मार्क्स मिले हैं 8 में से टीडीएस वाले क्वेश्चन में, और 6 में से भी 5.5 मार्क्स मिले हैं अगर आप देखते हैं तो। और ये जो क्वेश्चन था, ये उसका क्वेश्चन था ट्रांसफर प्राइसिंग का, जिसमें ये बोला था गारंटी 10% से ज़्यादा है, इसलिए दोनों एसोसिएट एंटरप्राइजेज हैं। एसोसिएट एंटरप्राइजेज हैं तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से होगा, जहाँ पर आपको आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करनी है और कप मेथड से आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैंने ये बताया कि एसोसिएट एंटरप्राइज क्यों है, उसका रीज़न दिया कि 10% से ऊपर बोरिंग्स है, इसलिए एसोसिएट एंटरप्राइज है। फिर मैंने बताया कि आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करना है, कप मेथड से कैलकुलेट करना है। फिर मैंने कैलकुलेट करके बताया कि किस तरीके से कैलकुलेट होगा। उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट बताई कि कितने अमाउंट का एडिशन होगा। तो आप देखोगे सिर्फ 0.5 मार्क्स काटे हैं, उसके अलावा कोई मार्क्स नहीं काटे। उसके अलावा फिर ये बताया कि रिपेट्रिएशन कितने दिन तक होगा, अगर 90 डेज में रिपेट्रिएट नहीं हुआ तो कितना इंटरेस्ट लगेगा, अगर फॉरेन करेंसी में तो 3%, इंडियन करेंसी में तो 3.25%, ठीक है। तो सब कुछ बताया, फिर भी आधे मार्क्स काट लिए, वो आईसीआई ने काट लिया। अब क्या बेसिस है पता नहीं, पैरामीटर क्या था, बट ठीक है, मार्क्स सारे मतलब ठीक मार्क्स मिल गए, इसमें आता था ये क्वेश्चन। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन मुझे बेप्स वाला था, जिसमें मैंने लिखा बेप्स की पूरी थ्योरी बतानी थी कि बेप्स का क्या फ़ायदा होता है, बेप्स का क्या नुकसान होता है, एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो मैंने बता दिया। थ्योरेटिकल टॉपिक था पूरा बेप्स का, वो मैंने बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में बता दिया। फंडामेंटल पिलर्स भी लिख दिया लास्ट में मैंने, ओईसीडी के बारे में लिख दिया मैंने, यूएनएमसी के बारे में थोड़ा बहुत लिख दिया कि इन सब मेथड्स को यूज़ करके हम चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने डबल नॉन टैक्सेशन, बायलैटरल और यूनिलैटरल के बारे में पूछा था, तो इसके बारे में मैंने लिख दिया था कि आर्टिकल्स एग्जेम्पशन प्रोवाइड करी जा रही हैं। जुडिशियल डबल टैक्सेशन क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, और इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन क्या होता है वो बात पूछा था, तो उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो भाई सिक्स्थ का ए कंपनीज एक्ट का लिक्विडेशन का पूछा था। लिक्विडेशन का मैंने सारा का सारा बता दिया था कि लिक्विडेशन में क्या होता है। तो लिक्विडेशन में चैप्टर है अपना इनकम टैक्स में पूरा का पूरा, वो छोटा सा क्वेश्चन उसी में से थ्योरी का उठा के पूछा गया था, तो वो डिट्टो कॉपी पेस्ट मैंने बता दिया था, तो 4 में से 3 नंबर उसमें दे दिए। अब यहाँ पर टोटल इनकम का एक क्वेश्चन आया था, जिसमें मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले मैंने ऊपर हेडिंग दी कि सॉल्यूशन नंबर 1। ये क्वेश्चन मुझे उल्टना अच्छे से नहीं आता था उल्टा, ठीक है, क्योंकि लेकिन मैंने किया समहाउ, क्योंकि सबसे अच्छे से यही आता था अगर हम देखें तो इन दोनों क्वेश्चन के बाद। तो 2 क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आते थे, तो उनको पहले मैंने कर लिया था क्योंकि वो प्योर थ्योरेटिकल थे, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि थ्योरी मुझे थोड़ी पसंद थी, और उसमें भी इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट, ठीक है।
इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो अब ये वाला क्वेश्चन था, लेकिन इसमें ये था कि स्टेप मार्किंग की वजह से मुझे मार्क्स मिल जाते, मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया। तो सबसे पहले टोटल इनकम, नाम लिखा इंडस्ट्रीज़ का, असेसमेंट ये लिखा, पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिखा। उसके बाद नेट प्रॉफिट लिखा, डेप्रिसिएशन लिखा, नोट 1 लिख दिया, इंटरेस्ट के बारे में लिख दिया, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। ऐड माइनस मैंने अलग से कुछ नहीं बनाया, जो चीज़ें ऐड होनी थी वो ऐड किया, जो माइनस होना था उसे ब्रैकेट में डाला और साइड में लिख दिया। डिडक्शन, लेकिन ये प्रॉपर उसके साथ किया, डिडक्शन मिलनी थी, ये डिडक्शन के बारे में भी मेंशन किया। ठीक है, तो आप देखोगे क्योंकि मुझे पता था स्टेप मार्किंग है, मुझे यहाँ पे पैसे जो मार्क्स मिलेंगे वो स्टेप्स के बेसिस पे मिलेंगे। पूरा क्वेश्चन तो सही होने से रहा है टोटल इनकम का, ठीक है, इसलिए स्टेप्स अच्छे से बनाने थे। उसके बाद डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन मैंने प्रॉपर तरीके से किया उसको, कि किस तरीके से किया, तो 2 मार्क्स मुझे उसमें दिए गए। ठीक है, उसके एडिशनल डेप्रिसिएशन का भी कैलकुलेशन किया, इन्वेस्टमेंट अलाउंस के बारे में बताया, नोट्स दिए, सारे नोट्स लिखे, NBFC की कैलकुलेशन बताई, जनरल एक्सपेंस के बारे में बताया। अपनी अब यहाँ पर मैंने अपनी जो वो थी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, ऑल्टरनेटिव व्यू एज इज पॉसिबल, आंसर में चेंज मैंने लिख दिया था कि ऑल्टरनेटिव वे हो सकता है जिसकी वजह से आंसर बदल जाए, तो इसको भी कंसीडर किया। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बताऊं तो मुझे 9 मार्क्स मिले 14 में से, आई एम वेल सेटिस्फाइड कि 9 मार्क्स मिल गए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन किया जिसमें इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में बात हुई, बिजनेस इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में मैंने लिख दिया। पहले इन्वेस्टमेंट फंड होता क्या है वो बताया मैंने पूरा का पूरा, कि इन्वेस्टमेंट फंड में ये होता है, इतने से TDS कटता है हमारा। ठीक है, उसके बाद मैंने ये बताया कि यूनिट होल्डर के हाथ में इस तरीके से टैक्सेबल होना चाहिए, इतना अमाउंट जाएगा। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई कि यूनिट होल्डर के हाथ में इतना जाएगा अमाउंट, उसके मार्क्स मिले या नहीं मिले, 0 दिए वैसे तो उन्होंने। ठीक है, कैलकुलेशन में गड़बड़ लगी होगी, बट ठीक है, जो मैंने प्रोविजन लिखे थे कि उसको इतना मिलना चाहिए, उसका मिलना चाहिए, उसके 3 मार्क्स मुझे दे गए थे, तो ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो प्रोविजन लिखने ज़रूरी होते हैं जब तुम बात कर रहे हो किसकी, टैक्स की। ठीक है, तो मैंने यही अगर नहीं लिखा होता तो मुझे 3 मार्क्स भी नहीं मिलते, क्योंकि नीचे की कैलकुलेशन मेरी गलत है। बट आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने प्रोविजंस लिखे हैं कि भाई इतने से TDS कटना चाहिए, इन्वेस्टमेंट फंड की अकाउंटिंग इस तरीके से होगी, इन्वेस्टमेंट फंड इस तरीके से टैक्स देगा। अगले पेज पे मुझे 0 मार्क्स दिए। ठीक है, उसके बाद ये हमारा उसका क्वेश्चन था नॉन टैक्सेशन का, उसका नॉन टैक्सेशन कह रहा हूँ, उसका डिविडेंड इनकम जो टैक्स लायबिलिटी था, है ना, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन के बारे में बात हो रखी है। तो नॉन रेसिडेंट के केस में मैंने देखो इस तरीके से किया, यहाँ पर्टिकुलर्स, रेट कितना और अमाउंट लिख दिया, रेट ऑफ टैक्स लिख दिया, और टैक्स की लायबिलिटी फिर नीचे कैलकुलेट करके बताई, डिविडेंड पे इतना निकल रहा है, GDR पे इतना, बिजनेस इनकम पे इतना, और टैक्स लायबिलिटी इतनी निकल रही है। उसके बाद मैंने नोट्स में एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने कौन सा रेट क्यों लिया है और कितना लिया है, प्रोविजंस को एक्सप्लेन कर दिया, तो मुझे मार्क्स मिल गए। उसके बाद ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है सेक्शन नंबर 12 जिसमें फॉल करता है, जो कि हमारा होता है डोनेशन वाला चैप्टर, ट्रस्ट। तो उसके बारे में था, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, इसको पूरा तरीके से किया। ग्रॉस रिसीट, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, एनोनिमस डोनेशन, ऑपरेशनल एक्सपेंस को माइनस करेंगे, ऑपरेशनल एक्सपेंस 2 को माइनस करेंगे, 48 जो कैश में पेमेंट कर दी उसको ऐड करेंगे, टोटल ग्रॉस रिसीट आया उसमें से 15% माइनस कर दिया, उसका नया कंप्यूटर खरीदा वो माइनस कर दिया, डोनेशन दिया किसी को वो माइनस कर दिया। टैक्सेबल इनकम निकाली, टैक्सेबल इनकम आई 70.735, उस पर मैंने टैक्स निकाला, पहले 10 लाख पे, उसके बाद 10 लाख के ऊपर, उसके बाद एनोनिमस डोनेशन पे सेपरेटली टैक्स निकाला और लास्ट में टैक्स निकाल के छोड़ दिया। 7 मार्क्स मिले मुझे आउट ऑफ 8। ठीक है, एनोनिमस डोनेशन को मैंने एक्सप्लेन किया कि क्यों लिया है, एनोनिमस डोनेशन के ऊपर टैक्स जो निकला है वो निकाला, प्रॉपर तरीके से नोट्स टू अकाउंट्स बनाए, नोट्स बना के बताया मैंने, देख सकते हो सारे नोट्स बनाए हैं और नोट्स में भी मार्क्स मिले हैं। लोग कहते हैं नोट्स के मार्क्स नहीं होते, हर चीज़ एक एक फिगर को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आप डाल रहे हो, एग्जामिनर को नहीं पता कुछ भी कि आपने फिगर कहाँ से उठा के डाली हैं, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, अपने लिए ही फ़ायदा करोगे अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया तो। ठीक है, मुझे ये लास्ट क्वेश्चन उतना अच्छे से नहीं आता था तो 2 मार्क्स मिले मुझे वो स्टेप वाइज के। ठीक है, तो ये था आंसर शीट। 50 मार्क्स मुझे यहाँ मिले, 24 मार्क्स मुझे MCQs में मिले, 74 मार्क्स मेरे आए DT में। तो आई होप ये पेपर भी आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा और आपको आइडिया लग गया होगा। बाकी स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है, सारे पेपर्स मैंने ग्रुप 2 के आपके साथ शेयर कर दिए हैं। बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।